गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू SRS IAS एंड लॉ एकेडमी। आज की जो हमारी करंट अफेयर की क्लास है वो है आपकी नेशनल इम्पोर्टेंस से रिलेटेड। तो आज का जो हमारा करंट अफेयर का जो आज का टॉपिक है वो है एक स्कीम के बारे में, PM डिवाइन स्कीम, ठीक है, जिसकी फुल फॉर्म है प्राइम मिनिस्टर्स डेवलपमेंट इनिशिएटिव फॉर नॉर्थ ईस्ट रीजन, ठीक है, जिसको PM डिवाइन के नाम से भी जाना जाता है। तो देखते हैं ये जो PM डिवाइन जो है ये न्यूज़ में क्यों है। तो recently the Union Cabinet approved a new scheme, the Prime Minister's Development Initiative for Northeast Region, PM Divine. PM Divine was announced in the Union Budget of 2022 and 23 to address development gaps in the Northeast Region. जो हमारा Northeast Region है वहाँ पे जो development gaps जो हैं उनको address करने के लिए या उनकी problems जो हैं अलग अलग तरीके की उन problems को address करने के लिए PM डिवाइन स्कीम जो है वो लॉन्च की गई है। ठीक है, तो आज की जो हमारी क्लास होगी वो इसी के बारे में होगी। इसमें हम देखेंगे कि किस तरीके से ये जो नॉर्थ ईस्ट रीजन है ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट है और उसके अलावा वहाँ पे किस तरीके की प्रॉब्लम्स हैं और वहाँ पे कौन कौन से जो प्रोजेक्ट जो हैं वो चलाए गए हैं। ठीक है, तो आज की जो हमारी क्लास होगी वो इसी बारे में रहने वाली है। सबसे पहले देख लेते हैं PM डिवाइन स्कीम के बारे में। इट इज़ अ सेंट्रल सेक्टर्ड स्कीम विद 100% सेंट्रल फंडिंग। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है प्री पॉइंट ऑफ व्यू से कि ये एक सेंट्रल सेक्टर स्कीम है विद 100% सेंट्रल फंडिंग। जो इसकी सारी फंडिंग होगी वो सेंटर की तरफ से आएगी। द न्यू स्कीम टू बी इम्प्लीमेंटेड ड्यूरिंग द रिमेनिंग 4 years ऑफ 15th फाइनेंस कमीशन। 15th फाइनेंस कमीशन के दौरान जो है इसको इस स्कीम को इम्प्लीमेंट किया जाएगा। कब से कब तक? 2022 से लेके 2025-26 तक। ठीक है, ये हमारा जो फाइनेंशियल ईयर है 2022-23 से लेके 2025-26 तक हैव एन आउटले ऑफ 6,600 करोड़। और ये जो स्कीम होगी इसमें टोटल जो खर्चा आएगा या टोटल पैसा जो लगाया जाएगा डेवलपमेंट में वो होगा 6,600 करोड़। द PM डिवाइन इज इन एडिशन टू द क्वांटम ऑफ रिसोर्सेज अवेलेबल फॉर द डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्ट रीजन। इट विल नॉट बी अ सब्स्टिट्यूट फॉर एग्जिस्टिंग सेंट्रल एंड स्टेट स्कीम्स। मतलब कि जो अभी जो करंटली जो एग्जिस्टिंग जो सेंट्रल और स्टेट स्कीम्स जो हैं वो चल रही हैं ये उनका सब्स्टिट्यूट नहीं होगा। जिसका मतलब ये है कि ये जो 6,600 करोड़ रुपया लगाया जाएगा ना PM डिवाइन स्कीम के तहत ये एडिशनल होगा और इसके अलावा जो पुरानी स्कीम्स जो चल रही हैं वो एज इट इज ही चलती रहेंगी और उसकी एडिशन में मतलब उसी में ही ये 6,600 करोड़ रुपया उसके एडिशन में मतलब वो जो स्कीम्स चल रही हैं वो तो चलती रहेंगी, उसके साथ साथ 6,600 करोड़ रुपया और एक्स्ट्रा जो है PM डिवाइन स्कीम के तहत लगाया जाएगा। अब देखते हैं इसकी इम्प्लीमेंटेशन के बारे में। The scheme will be implemented by Ministry of Development of Northeast Region through North Eastern Council और Central Ministries और Agencies। कि ये जो है कौन सी मिनिस्ट्री के द्वारा ये जो है इस स्कीम को इम्प्लीमेंट करवाया जाएगा, तो वो करवाया जाएगा मिनिस्ट्री ऑफ डेवलपमेंट फॉर नॉर्थ ईस्ट रीजन। किसके थ्रू करवाया जाएगा? नॉर्थ ईस्टर्न जो काउंसिल जो है, जब हम पॉलिटी पढ़ते हैं तो वहां पे पढ़ाई जाती है कि नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल जो होती हैं वो क्या होती हैं, किस तरीके से वर्क करती हैं, या फिर जो आपकी सेंट्रल मिनिस्ट्रीज या सेंट्रल एजेंसीज जो होंगी वो इसको इम्प्लीमेंट करवाएंगी। लेकिन जो मेन मिनिस्ट्री है वो मिनिस्ट्री है मिनिस्ट्री ऑफ डेवलपमेंट फॉर नॉर्थ ईस्ट रीजन। अब देखते हैं ये जो PM डिवाइन स्कीम है उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या होंगे। द फंड इंफ्रास्ट्रक्चर कन्वर्जेंटली इन द स्पिरिट ऑफ PM गतिशक्ति। PM गतिशक्ति के साथ साथ ही जो है इसका जो फंड इंफ्रास्ट्रक्चर जो है उसके साथ साथ चलेगा PM गतिशक्ति के साथ। उसके साथ द सपोर्ट सोशल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स बेस्ड ऑन द फेल्ट नीड ऑफ द NER। कि जो डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स जो हैं वो देखे जाएंगे और वो उनको जो है डेवलप किया जाएगा और साथ ही साथ ये देखा जाएगा कि जो नॉर्थ ईस्ट रीजन जो है वहां पे और कौन कौन से जो डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स जो हैं वो बनाए जाने चाहिए, तो उसी के अकॉर्डिंग वो प्रोजेक्ट्स जो हैं वो बनाए जाएंगे। उसके अलावा इनेबल लाइवलीहुड एक्टिविटीज फॉर यूथ एंड वुमेन। जो लाइवलीहुड एक्टिविटीज जो हैं जिनसे वो जो अपना घर बार जो है वो चला सकते हैं, तो ऐसी एक्टिविटीज को प्रमोट किया जाएगा, उनको इनेबल किया जाएगा, स्पेशली किनके लिए? यूथ और वुमेन के लिए। उसके अलावा फिल द डेवलपमेंटल गैप्स इन द वेरियस सेक्टर। तो जो डेवलपमेंट गैप्स जो हैं वो जो आए हुए हैं वहां पे, गैप्स का मतलब डेवलपमेंटल गैप्स का मतलब ये होता है कि जो उसके जो अगर भारत के जो बाकी जो स्टेट्स हैं अगर उनके साथ कंपेयर किया जाए जो नॉर्थ ईस्ट रीजन है तो वो थोड़ा सा बैकवर्ड आ जाता है इन द उसमें फील्ड ऑफ डेवलपमेंट। ठीक है,
तो उन वो जो डेवलपमेंटल गैप्स जो हैं एज कंपेयर टू अगर बाकी स्टेट्स देखा जाए, उन गैप्स को फिल करने के लिए, ताकि वहां पे भी जो है डेवलपमेंट करवाई जा सके, तो उसके लिए ये जो पीएम डिवाइन स्कीम है, ये भी उसका वन ऑफ द ऑब्जेक्टिव है कि वहां पे वो जो डेवलपमेंटल गैप्स आ गए हैं उनको रिमूव करना है। अब देखते हैं सिग्निफिकेंस क्या है नॉर्थ ईस्ट रीजन का हमारे इंडिया के लिए। स्ट्रेटेजिक सिग्निफिकेंस, सबसे पहले स्ट्रेटेजिक सिग्निफिकेंस देखते हैं। नॉर्थ ईस्ट इंडिया इज द गेटवे टू साउथ ईस्ट एशिया एंड बियॉन्ड। इट इज इंडियाज लैंड ब्रिज टू म्यांमार, कि म्यांमार से कनेक्ट करने के लिए हमारा जो इंडिया म्यांमार से कनेक्ट करता है वो किसके थ्रू करता है, नॉर्थ ईस्ट रीजन के साथ। और अदरवाइज भी अगर देखें कि अगर हमें साउथ एशिया के साथ कनेक्ट करना है, तो ये जो नॉर्थ ईस्ट रीजन है या नॉर्थ ईस्ट इंडिया है, ये हमारे लिए एक ब्रिज का काम करता है। India's Act East policy enable the northeastern states on the territorial front of India's eastward engagement. पहले आपको पता है हमारी जो लुक ईस्ट पॉलिसी, जो इंडियाज लुक ईस्ट पॉलिसी हुआ करती थी, और उसको 2014 में जो नरेंद्र मोदी जी हैं उन्होंने चेंज करके इंडियाज एक्ट ईस्ट पॉलिसी कर दिया था। ठीक है, मतलब उनका कहना ये था कि लुक ईस्ट में हम जो है सिर्फ बातें करते हैं कि हमें जो है जो हमारी जो ईस्टर्न स्टेट्स जो है, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स जो है, उनको साथ लेके चलना है, लेकिन उसके लिए कोई भी कदम जो है वो नहीं उठाए जाते। तो उन्होंने उस पॉलिसी को चेंज करके एक्ट ईस्ट पॉलिसी कर दिया। तो उनका कहना है कि मतलब जो हमारी जो स्लाइड कह रही है वो कह रही है कि जो ये आपका जो इंडिया का जो नॉर्थ ईस्ट रीजन है, ये गेटवे है साउथ ईस्ट एशिया में एंटर करने के लिए। तो हमें जो है ये काफी हमारे लिए स्ट्रेटेजिक सिग्निफिकेंस जो है वो रखता है। उसके अलावा इसका कल्चरल सिग्निफिकेंस भी बहुत ज्यादा है नॉर्थ ईस्ट रीजन का। नॉर्थ ईस्ट रीजन is one of the most culturally diverse area of the world। ये सबसे ज्यादा मतलब डाइवर्स एरिया है। यहाँ पे इतने छोटे से एरिया में भी यहाँ पे 200 ट्राइब्स जो हैं, अलग अलग ट्राइब्स जो हैं वो रहते हैं। और हर ट्राइब का आपको पता है कि हर ट्राइब का अपने अपने भगवान होते हैं, अपने अपने उनकी अपना अपना कल्चर होता है, अपने उनके फेस्टिवल्स होते हैं, अपनी लैंग्वेजेस होती हैं। तो इस तरीके से ये जो कल्चरल सिग्निफिकेंस है वो हमारे लिए काफी ज्यादा महत्व रखता है। उसके अलावा पॉपुलर फेस्टिवल्स जो हैं, जैसे हॉर्नबिल फेस्टिवल हो गया नागालैंड का, देन पांग हाबसॉल हो गया इसका सिक्किम का, और उसके अलावा नॉर्थ ईस्ट इंडिया जो है वहां वो जो है हमारे इंडिया का डाउरी फ्री जोन है। उसके अलावा द रिच tapestry of culture of northeast is reflected in the highly developed folk dance form like bihu। ठीक है, तो जो बिहू है असम का फोक डांस, उसमें भी जो है हमारे कल्चर का जो सिग्निफिकेंस है वो काफी ज्यादा देखा जाता है। उसके अलावा मणिपुर हैज ट्रेडिशन ऑफ वर्शिपिंग नेचर इन सेक्रेड ग्रूव्स के रूप में हम जो है जो नेचर है उसकी पूजा करते हैं। जैसे ये हो गया आपका उमंग लई हो गया। ठीक है, तो ये ट्रेडिशन जो है ये मणिपुर में फेमस है। उसके अलावा ये हमारे लिए इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस भी काफी रखता है। जैसे इकोनॉमिकली द रीजन इज रिच इन द नेचुरल रिसोर्सेज ऑफ टीओटी हो गया आपका टी, ऑयल एंड टिम्बर। It is veritable powerhouse with a potential of 50,000 megawatt of hydroelectric power। कि यहाँ पे जो है इतना पोटेंशियल है कि ये 50,000 मेगावाट ऑफ हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी जो है उसको प्रोड्यूस कर सकता है। और उसके अलावा ये अबंडेंट है रिजर्व ऑफ फॉसिल फ्यूल्स। यहाँ पे फॉसिल फ्यूल्स जो है उसके रिजर्व्स काफी ज्यादा पाए जाते हैं। ये हो गई आपकी इकोनॉमिकल सिग्निफिकेंस। अब देखते हैं इकोलॉजिकल सिग्निफिकेंस। नॉर्थ ईस्ट इज पार्ट ऑफ इंडो बर्मा बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट। It represents one of the highest avian and plant diversity। Plant biodiversity, एवियन डाइवर्सिटी का मतलब ये होता है कि जो आपके जो पंछी होते हैं ना उनको एवियन कहा जाता है। तो वहां पे पंछी जो है वो काफी ज्यादा डाइवर्स अमाउंट पे पाए जाते हैं। और उसके अलावा प्लांट बायोडाइवर्सिटी भी वहां पे बहुत ज्यादा है। अगर ऑल ओवर इंडियन सब कॉन्टिनेंट से ही कंपेयर कर लिया जाए तब भी ये बायोडाइवर्सिटी जो है बहुत ज्यादा है। उसके अलावा द एरिया हैज द प्रेस्टीज ऑफ हैविंग ऑल बियर स्पीसीज प्रेजेंट इन इंडिया। तो ये जो है इकलौता एरिया है जहां पे जितनी भी स्पीसीज जो है बियर की वो इंडिया में पाई जाती हैं, वो सिर्फ इतने एरिया में ही मिल जाती हैं हमें। ये जो हमारा नॉर्थ ईस्ट रीजन है। उसके अलावा यहाँ पे कुछ चैलेंजेस भी हैं। अब हमने सिग्निफिकेंस देख लिया, अब चैलेंजेस देखते हैं कि क्या क्या चैलेंजेस जो हैं वो आते हैं। सबसे पहला चैलेंज है आइसोलेशन फ्रॉम रेस्ट ऑफ द इंडिया। क्योंकि ये एरिया जो है चिकन नेक आपने सुना होगा, तो चिकन नेक के थ्रू ही हम इस एरिया से कनेक्ट करते हैं। तो जिस वजह से ये एरिया जो है थोड़ा आइसोलेटेड रहता है। द रीजन्स एक्सेसिबिलिटी हैज ऑलवेज रिमेन्ड वीक ड्यू टू ज्योग्राफिकल रीजंस। क्योंकि इसकी जो ज्योग्राफी है बहुत अलग है। ठीक है, यहाँ पे कुछ एरियाज ऐसे हैं जहाँ पे 365 दिन जो है वो बारिश होती रहती है। ठीक है, कुछ एरियाज ऐसे हैं यहाँ पे क्योंकि इसकी ज्योग्राफिकल पोजीशन थोड़ी ऐसी है या ज्योग्राफिकल रीजंस की वजह
वजह से यहाँ पे क्योंकि पहाड़ वगैरह हैं तो वहां पे उस वजह से क्या हो जाता है, यहाँ पे फनल इफेक्ट भी बन जाता है, और पहाड़ों की वजह से ही यहाँ पे ये जो है थोड़ा इंडिया से आइसोलेशन में रहता है। उसके अलावा लैक ऑफ एफिशिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे आपका हो गया फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर में आपके रोड्स आ गए, वाटरवेज आ गए, एनर्जी आ गए, और जो सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया जैसे आपके एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स आ गए, हेल्थ फैसिलिटीज आ गई, तो यहाँ पे ये जो इस तरीके के जो इंफ्रास्ट्रक्चर हैं वो लैक करते हैं, ठीक है, उनका वो उतने एफिशिएंट नहीं है, तो जिस वजह से जो है ये भी एक चैलेंज है। और इन्हीं इंफ्रास्ट्रक्चर या क्या आप कह सकते हो कि इन्हीं लैक ऑफ डेवलपमेंट की वजह से ये जो स्कीम है पीएम डिवाइन स्कीम, इसको लॉन्च किया गया है। उसके अलावा स्लो पेस ऑफ इंडस्ट्रियल ग्रोथ, अब यहाँ पे क्योंकि पहाड़ वगैरह है तो जिस वजह से यहाँ पे जो कोई भी इंडस्ट्री है वो लगानी थोड़ी मुश्किल हो जाती है। द नॉर्थ ईस्ट इंडिया हैज रिमेन्ड हिस्टोरिकली अंडर डेवलप्ड इन द टर्म्स ऑफ इंडस्ट्रियल ग्रोथ, तो ये हिस्टोरिकली भी अंडर डेवलप्ड ही रहा है। उसके अलावा टेरिटोरियल कॉन्फ्लिक्ट्स, देयर आर एग्जिस्टिंग इंटरस्टेट एंड इंटरनेशनल टेरिटोरियल कॉन्फ्लिक्ट्स, ठीक है, इंटरनेशनल टेरिटोरियल कॉन्फ्लिक्ट्स आपके हो गए जैसे बांग्लादेश के साथ हो गया, देन म्यांमार के साथ हो गया, देन चाइना के साथ हो गया, तो ये इंटरनेशनल टेरिटोरियल कॉन्फ्लिक्ट्स जो हैं ये बने रहते हैं। उसके अलावा इंटरस्टेट टेरिटोरियल जो कॉन्फ्लिक्ट्स जो हैं वो भी बने रहते हैं, इनके आपस में जो है लड़ाइयां होती रहती हैं, ठीक है, क्योंकि जो अलग अलग एथनिसिटी के लोग यहाँ पे रहते हैं उसकी वजह से जो है इनके बीच में डिस्प्यूट्स रहते हैं, और उसके अलावा हिस्टोरिकल बॉर्डर डिस्प्यूट्स भी हैं इनके बीच में, ठीक है, जैसे असम और मिजोरम का बॉर्डर डिस्प्यूट जो है वो काफी टाइम से चल रहा है। उसके अलावा इंसर्जेंसी एंड पॉलिटिकल इश्यूज, इंसर्जेंसी और टेररिज्म इज अ पॉलिटिकल वेपन एंड इज ऑफन विद द रिजल्ट ऑफ एक्यूमुलेटेड एंगर ड्यू टू पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल एंड सोशल कॉजेज। अब हमने सारे कॉजेज जो हैं वो डिस्कस कर दिए कि पॉलिटिकल कॉजेज क्या हैं, इकोनॉमिक कॉजेज क्या हैं, और सोशल कॉजेज क्या हैं, ठीक है। तो उसकी वजह से क्या होता है कि इनके बीच में ये जो इंसर्जेंसी होती है वो काफी ज्यादा, इंसर्जेंसी का मतलब होता है ये एक तरीके का टेररिज्म ही होता है, ठीक है, तो वो जो है वो काफी ज्यादा यहाँ पे रेडिकलाइजेशन जो है वो काफी ज्यादा अमाउंट में की जाती है। अब जब जहाँ पे जो है एम्प्लॉयमेंट जो है वो जनरेट नहीं हो पाती तो वहां पे जो टेररिज्म जो है उसके फैलने के चांसेस जो है वो ज्यादा हो जाते हैं। तो वहां पे लोगों को जो है रेडिकलाइज करके उनको ये बता के कि ये जो सरकार है ये आपको जो एम्प्लॉयमेंट है वो प्रोवाइड नहीं करवा रही है, तो वो ऐसी बातें करके या ऐसी बातों से उन्हें भटका के उन्हें जो है रेडिकल एक्टिविटीज में लगा दिया जाता है। Northeast states have witnessed a rise of insurgent activities and regional movements with a feeling of exploitation and alienation from अदर इंडियन स्टेट्स, ठीक है, तो उनके मन में ये भर के कि जो बाकी इंडियन स्टेट्स जो हैं वो आपसे ज्यादा डेवलप्ड हैं और इस वजह से आपके साथ जो है डिस्क्रिमिनेशन की जाती है, तो आपको ऐसी बातें करके उनको भटका के ये जो टेररिस्ट एक्टिविटीज जो है उसमें इन्वॉल्व कर लिया जाता है। उसके अलावा रेल, रोड एंड एयर कनेक्टिविटी, द 4000 किलोमीटर्स ऑफ रोड, 20 रेलवे प्रोजेक्ट्स फॉर 2011 किलोमीटर एंड 15 एयर कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट्स आर बीइंग डेवलप्ड, ठीक है, तो यहाँ पे ये जो है जो मेजर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स जो हैं ये जो अभी डेवलप किए जा रहे हैं ये या जिनको जो है आगे जाके भी डेवलप किया जाएगा पीएम डिवाइन स्कीम के तहत, तो वो ये वाले थे, ठीक है, जैसे 4000 किलोमीटर ऑफ रोड हो गया, देन 20 रेलवे प्रोजेक्ट्स हो गए, देन 15 एयर कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट्स हो गए। उसके अलावा वाटरवे कनेक्टिविटी, द नेशनल वाटरवे ऑन गेंजिस एंड ब्रह्मपुत्र एंड बराक रिवर, ठीक है, तो ये भी गंगा का ही पार्ट है, बराक रिवर भी। The national waterway 1 on Ganges and national waterway 2 on Brahmaputra and national waterway 16 on Barak River are under development to provide better connectivity. तो जैसे ये डेवलप भी हो जाएंगे तो ये भी कनेक्टिविटी जो है वो प्रोवाइड करवाएंगे। उसके अलावा जो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट है उसमें आपका आ जाता है ईस्टर्न वाटरवे कनेक्टिविटी ट्रांसपोर्ट ग्रिड। इट विल कनेक्ट द नॉर्थ ईस्ट विद द रेस्ट ऑफ द इंडिया बाय प्रोवाइडिंग 5000 किलोमीटर ऑफ नेविगेबल वाटरवे, ठीक है, तो ये जो है एक और प्रोजेक्ट है। उसके अलावा नॉर्थ ईस्ट रीजन पावर सिस्टम इंप्रूवमेंट प्रोजेक्ट नर्पसिप, it is a major step towards economic development of the northeast region through strengthening of intra-state transmission and distribution system. The government is also emphasizing on the project related to power transmission, distribution, mobile network, 4G and broadband connectivity. तो ये सारे प्रोजेक्ट जो हैं ये आपके नॉर्थ ईस्ट रीजन पावर सिस्टम इंप्रूवमेंट प्रोजेक्ट के तहत आते हैं, ठीक है। तो आज की जो हमारी क्लास थी वो पीएम डिवाइन के बारे में थी। आज की क्लास में हमने देखा कि किस तरीके से ये जो है हमारी कनेक्टिविटी जो है वो नॉर्थ इंडिया के साथ है और किस तरीके से वो कितना सिग्निफिकेंस जो है जो आपका नॉर्थ ईस्ट रीजन जो है वो भारत के लिए रखता है।
तो इस क्लास के जो नोट्स हैं वो आपको सेंड कर दिए जाएंगे हमारे टेलीग्राम चैनल पे, और जो हमारे वेरियस व्हाट्सएप ग्रुप्स जो हैं वहाँ पे भी इसके नोट्स जो हैं वो सेंड कर दिए जाएंगे। और हमारे किसी भी कोर्स के बारे में इंफॉर्मेशन लेने के लिए आप स्क्रीन पे दिए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो। तो आज की जो क्लास थी वो यहीं तक थी। थैंक यू सो मच।